नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस शख्सियत या जिस रचनाकार की चर्चा करने जा रहे हैं उनका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। जैसा कि हम इनके नाम से ही हम जान सकते हैं, इनके नाम से ही हम देख सकते हैं कि इनके नाम पर हिंदी साहित्य में एक युग का नाम है। जो आधुनिक हिंदी साहित्य हम पढ़ रहे हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य का पहला युग क्या कहलाता है? भारतेंदु युग कहलाता है। इस बात से ही हम इनके योगदान को, हिंदी साहित्य के प्रेम को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। यहाँ पर एक चीज की और चर्चा करते चलें कि यहाँ पर जो भारतेंदु है, यह इनका नाम नहीं है, बल्कि यह उस समय के साहित्यकारों द्वारा, उस समय जो जनता के प्रतिनिधि थे उनके द्वारा दिया गया नाम है। एक सम्मान है यो के ये। उनका जो वास्तविक नाम है वो है हरिश्चंद्र। तो उनका नाम है हरिश्चंद्र, इसीलिए आप जब इनकी रचनाएं पढ़ेंगे तो रचनाओं में, कविताओं में जब कवि का नाम आता है तो वहां आप देखेंगे कि इनका नाम हरिचंद्र या हरिश्चंद्र नाम आया है। कहीं पर भारतेंदु नाम नहीं आया है। उसकी वजह यह है कि भारतेंदु उस समय के साहित्यकारों द्वारा, उस समय के लोगों द्वारा इनको, इनके कार्यों को, इनके योगदान को देखते हुए दिया गया सम्मान है। अब हम आगे देखते हैं इनके योगदान को, इनके हिंदी के प्रति प्रेम को, अनुराग को, किस तरह इन्होंने हिंदी को संपन्न बनाया, किस तरह हिंदी की स्थापना में, चाहे वह गद्य में हिंदी की स्थापना हो या फिर कचहरी में या प्रशासन में हिंदी की स्थापना के लिए किस तरह इन्होंने योगदान किया, इस सब का वर्णन हम लोग पढ़ेंगे। जब हम किसी भी रचनाकार का जीवन परिचय पढ़ेंगे तो हम लोग ये देखते हैं कि उस रचनाकार के जीवन में, उनके चरित्र में क्या क्या विशेषताएं रही, क्या क्या विशेष बातें थी। ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं कि जब उनके जीवन की विशेषताएं, उनके जीवन परिचय के जरिए हम पढ़ेंगे तो हम ये देख पाते हैं कि जो उनके साहित्य में जो विशेषताएं हैं वो कैसे आई। उनके साहित्य में जो उनका जीवन दृष्टि है, जो रचनाकार की जीवन दृष्टि है या विचार दृष्टि है, उस पर कहीं ना कहीं उनके जीवन का प्रभाव होगा। उनके जो चरित्र की विशेषताएं हैं उसका प्रभाव इस पर आएगा। ये प्रभाव रचनाओं में स्पष्ट रूप से दिखता है और उसके जरिए हम कनेक्ट कर पाते हैं चीज़ों को। हम उनके जीवन परिचय के जरिए उनके साहित्य की विशेषताओं को जोड़ पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं, और उसके जरिए जब हम औचित्यपूर्ण ढंग से, लॉजिकल ढंग से पढ़ते हैं तो हमें चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं, हम चीज़ों को समझ पाते हैं। हमें तब रटने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें ज़बरदस्ती रटने की जरूरत नहीं पड़ती। और सिविल सर्विस के एग्जाम में आप रटकर बहुत दूर तक नहीं जा सकते, रटकर आप लंबे समय तक नहीं रह सकते, क्योंकि एग्जाम में इससे लाभ नहीं होगा। एग्जाम में तभी आपको फायदा होगा जब आप चीज़ों को समझें, जानें और फिर लॉजिकल ढंग से, औचित्यपूर्ण ढंग से उसको अपने मस्तिष्क में, दिमाग में आप संजो कर रखें, वो जरूरी है। तो यहाँ हम इसलिए किसी भी रचनाकार का जीवन परिचय पढ़ते हैं और यहाँ हम भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय देखते हैं। अब जब हम भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय देख रहे हैं तो पाते हैं कि उनका जन्म बनारस के संपन्न परिवार में हुआ था। संपन्न परिवार में हुआ था तो उसका फायदा क्या हुआ इनको? इनके पास पर्याप्त मात्रा में धन था, लेकिन उस धन का क्या प्रयोग किया उन्होंने? एक तो इस धन का प्रयोग उन्होंने जो हिंदी भाषा के विकास के लिए संगोष्ठियां होती थीं,
या सभाएं होती थीं, उसके लिए किया। जो हिंदी की स्थापना के लिए जो आंदोलन हुआ कि सरकारी संस्थानों में, कचहरी में या अन्य जो ऑफिस हैं, कार्यालय हैं, उन पर हिंदी का प्रचलन होना चाहिए, उसके लिए जो उन्होंने प्रयास किया उस पर भी उनका धन खर्च हुआ। तथा अन्य जो चीज़ें थी कि रंगमंच के प्रति उनका जो स्नेह था, उनका जो योगदान रहा है नाटकों के मंचन में। अच्छा, नाटकों का मंचन क्यों? क्योंकि इसी के जरिए वो जन जागरूकता फैलाते थे, जनता के बीच में सकारात्मक चीज़ें फैलाते थे, विदेशी शासन का बहिष्कार करते थे। तो ये सब चीज़ें वो इनके जरिए कर पाते थे। और इसी में उनका जो संपन्न परिवार से थे, उनका जो धन था वो इसी सब चीज़ों में खर्च हुआ, व्यय हुआ। तो उनका धन सकारात्मक रूप से व्यय हुआ। तो पहला जो पॉइंट हमने पढ़ा कि संपन्न थे। दूसरा, भारतेंदु हरिश्चंद्र तत्कालीन समाज सुधारकों से प्रेरित थे। ये उनके साहित्य में, संपूर्ण साहित्य में स्पष्ट रूप से दिखता है। उस समय साहित्यकार कौन कौन से थे आप जान पाएंगे। राजा राम मोहन राय हुए। हालांकि राजा राम मोहन राय थोड़ा भारतेंदु हरिश्चंद्र से पहले के थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर हुए। इन सब लोगों का प्रभाव उस समय था। केशव चंद्र सेन हुए जो समाज सुधारक रहे हैं, या आर्य समाज के जो संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। इन सब समाज सुधारकों का भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन पर प्रचुर मात्रा में, बड़ी मात्रा में प्रभाव रहा है। और यही वजह है, इनका प्रभाव क्या रहा है, इनकी वजह से, इसके प्रभाव की वजह से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं में आप देखेंगे कि उसमें आडंबरों का, कुरीतियों का, आडंबरों का, कुरीतियों का, जो पुरानी प्रथाएं हैं, जो नुकसानदायक है मानवता के लिए, पुरानी प्रथाएं हैं, उन सब का आपको विरोध स्पष्ट स्वर में मिलेगा। जैसे कि पुरानी प्रथा आप देख लीजिए, जैसे कि सती प्रथा हो गई आपकी, बाल विवाह हो गई, बहु विवाह, मतलब एक साथ कई सारे जो पुरुष लोग कई सारी शादियां कर लेते थे, वो वाली प्रथा हो गई। या फिर विधवा विवाह का ना होना। ये सब जो प्रथाएं थी जो कि नारी के विकास के लिए बड़ी घातक थी, बड़ी नुकसानदेह साबित हो रही थी। और चूंकि नारी समाज का अर्धांश है, तो नारी का विकास ना हो पाएगा तो हमारे आधे समाज का विकास रुक गया और उससे हमारा समाज पतन की ओर चला जा रहा था। तो इस सब की वजह से आप देखेंगे इन सब कुरीतियों का, इसके अलावा ये तो मैंने जो नारी से संबंधित कुरीतियां हैं, इसके अलावा जैसे कुरीतियां अस्पृश्यता हुई, छुआछूत, जाति प्रथा, इस तरह की और भी उन्होंने, जैसे आप भारत दुर्दशा नाटक पढ़ेंगे तो उसमें अपव्यय, फैशन और इस तरह की ढेर सारी चीज़ों की एक लिस्ट पूरी मिलती है। तो उस सब की वजह से जो सब कुरीतियां थी, बुरी प्रथाएं थी या बुरी रस्में थी, बुरी आदतें थी, उन सब चीज़ों का विरोध किया। वो किस वजह से? क्योंकि उन पर तत्कालीन समाज सुधारकों का प्रभाव था। हम एक विशेष चीज देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व में। भारतेंदु हरिश्चंद्र राष्ट्रवादी तो हैं, लेकिन वह अंध राष्ट्रवादी नहीं है कि अपने देश की हर चीज, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, उसका सपोर्ट करें, उसका समर्थन करें, ऐसा नहीं है। वह एक विवेकशील राष्ट्रवादी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र विवेकशील राष्ट्रवादी हैं। इसलिए जो चीज अंग्रेजों की बेहतर है, जो सकारात्मक है चीज, उन चीजों का उन्होंने समर्थन किया है और भारतीयों से उन्होंने कहा भी है कि इन चीज़ों को हमें अंग्रेजों से या पश्चिम से सीखना चाहिए।
जैसे कि तकनीक हो गई, रेल हो, डाक, तार, इस तरह की जो चीजें हैं, संचार व्यवस्था की जो चीजें हैं, तो ये तकनीक हो गई। तकनीक में और भी बहुत सारी चीजें हैं, विभिन्न तरह की कला, कला का मतलब है हुनर या उद्यम, उस सब से है। तो ये सब चीजें हमें अंग्रेजों से सीखनी चाहिए। तो जो अंग्रेजों की सकारात्मक चीज है उनका उन्होंने समर्थन किया है। उन्होंने हठ धर्मिता नहीं की है, हठ नहीं किया कि अंग्रेजों की सारी चीजें बुरी हैं, ऐसा नहीं माना। इस मामले में देखेंगे तो विवेकशील राष्ट्रवादी हैं। अच्छा, दूसरी बात ये भी थी कि चूंकि अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र अंग्रेजों की हर चीज का विरोध करते तो ये भी समस्या थी कि उनकी रचनाएं, उनकी मैगजीन तथा अन्य चीजें, उनका जो साहित्य है वो जब्त हो जाता और रोक लग जाती उन पर। इस चीज से बचने के लिए भी उन्होंने बहुत सारी जगह ब्रिटिश सरकार की प्रशंसा की है। आप देखेंगे जब पढ़ेंगे इनके बारे में कि इनकी जो कवि वचन सुधा मैगजीन थी भारतेंदु की, इस मैगजीन को डिसरॉयल्टी, जब आप भारत दशा पढ़ेंगे तो डिसरॉयल्टी एक्ट के तहत इस मैगजीन को जब्त कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। तो ऐसी नौबत दोबारा ना आए, उसके चलते भी भारतेंदु अंग्रेजों की प्रशंसा कर देते हैं। साथ में जो अंग्रेजों के अच्छे कार्य हैं, जो सकारात्मक चीजें हैं, जैसे उनकी आप हो गई तकनीक हो गई, या उनकी प्रशासन व्यवस्था हो गई जिस उनके अंग्रेजों की, तो उस सब चीज़ों के वो समर्थक थे। कुछ कुछ जैसे आप देखेंगे वाइस राय रहे हैं लॉर्ड रिपन, उसकी उन्होंने प्रशंसा की है, क्योंकि लॉर्ड रिपन ने कई सारे बेहतर कार्य किए थे। जैसे कि वर्नाकुलर टैक्स एक्ट था, उसको उसने खत्म कर दिया था। वर्नाकुलर टैक्स एक्ट को, ये एक ऐसा एक्ट था जो देसी भाषाएं में अखबार चलता था, देसी भाषाओं में अखबार निकलते थे, मैगजीन निकलती थी, उन पर इसके जरिए बहुत ज़्यादा नियंत्रण कर दिया गया था। तो उसको इसने, रिपन ने खत्म कर दिया था, फिर से स्वतंत्रता प्रदान कर दी थी। इस तरह और भी काम किए थे रिपन ने, तो उसी वजह से उन्होंने प्रशंसा की है। अब अगला पॉइंट देखते हैं हम कि भारतेंदु धन बहिर्गमन सिद्धांत से प्रभावित थे। धन बहिर्गमन सिद्धांत है क्या? दादा भाई नौरोजी ने, जो कि एक नरमपंथी देशभक्त थे, एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था, उसको बोलते हैं धन बहिर्गमन सिद्धांत। धन बहिर्गमन, इस सिद्धांत में था क्या? इस सिद्धांत में ये बताया गया था कि अंग्रेज विभिन्न तरीकों से, चाहे वो डाक हो, चाहे रेल हो, या तार व्यवस्था हो, या उनके जो प्रशासनिक अधिकारी हों उनका खर्च हो, या सेना का खर्च हो, या अन्य विभिन्न जो खर्च ब्रिटिश सरकार भारत में करती है, उन सब में जो पैसा खर्च होता है वो सब भारत की जनता के खजाने से ही खर्च होता है। और इसमें अधिकांश चीज़ें ऐसी हैं जो भारतीयों के फायदे के लिए नहीं है, ये ब्रिटिश सरकार ने अपने फायदे के लिए रखी हुई हैं। तो इस तरह से हजार तरीकों से जो भारत का धन है, भारत का पैसा है, ये ब्रिटेन में चला जाता है। तो इसको धन बहिर्गमन, धन जो बाहर जा रहा, तो धन बहिर्गमन सिद्धांत कहा गया है इसको। ये दादा भाई नौरोजी का द्वारा दिया गया है। इस सिद्धांत का प्रभाव आप भारतेंदु के साहित्य में स्पष्ट रूप से देखेंगे। कई जगह खुले तौर पर इसका जिक्र आया है। आप जब उदाहरण पढ़ेंगे देखेंगे। अगला पॉइंट, पांचवा पॉइंट देखेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का व्यक्तित्व तार्किक था, तर्कपूर्ण था, विवेकपूर्ण था, धार्मिक अंधविश्वास, आडंबर, कर्मकांड के वो धुर विरोधी थे।
जब भी व्यक्तित्व तर्कपूर्ण होगा, विवेकपूर्ण होगा, तो स्वयं हो जो पुरानी परंपराएं हैं, सड़ी गली परंपराएं हैं, उनका व्यक्ति विरोधी होता ही है, क्योंकि वो बिना औचित्य की चीज का समर्थन नहीं करता। तो ये सब चीजें का विरोध आप देखेंगे, ये सब जो कोटेशन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे किस तरह बाल विवाह का, ये पर्दा प्रथा का, या जो नारियों के प्रति अत्याचार का, या जाति प्रथा का उन्होंने कैसे विरोध किया है, ये सब देखेंगे आप। अगला पॉइंट हम देखते हैं, 6वां पॉइंट, कि भारतेंदु राष्ट्रवादी भावना से ओतप्रोत व्यक्ति थे। भारतेंदु का लगभग पूरा का पूरा ही साहित्य, भारतेंदु का पूरा साहित्य आपको राष्ट्रवाद से ओतप्रोत मिलेगा। राष्ट्रवादी प्रभाव पूरे के पूरे उनके साहित्य में दिखेगा। यहां तक कि आप नाटक तो छोड़िए, जो उनके निबंध हैं, आप निबंध के नाम से ही समझ जाएंगे कि भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। उनके निबंध हो, नाटक हो या अन्य चीजें हों, हर जगह आपको राष्ट्रवादी प्रभाव दिखेगा। लेकिन उनका राष्ट्रवाद, जैसा कि मैंने बोला, कि विवेकशील राष्ट्रवाद है, अंध राष्ट्रवाद नहीं है। वह जनता, भारत की जनता का उत्साह वर्धन करने के लिए, जोश जगाने के लिए, आत्मगौरव की भावना से जनता को भरने के लिए वह पुरानी चीज जो हमारा इतिहास है या पुराने मिथक है, उनका जिक्र तो करते हैं, ताकि जनता को ये लगे, अपना स्वर्णिम इतिहास जनता जान सके और जनता के मन में जो उसकी भावना है। लेकिन वो अंध राष्ट्रवादी नहीं है। वो जो पुराने समय में जो कमियां थी हमारे देश की, जो समस्याएं थी, उसका जिक्र भी वो साथ साथ करते हैं। ये आप इसमें देखेंगे। भारतेंदु ने, जैसा कि मैंने बताया, कि उनका पूरा धन, वो एक संपन्न परिवार से थे, हिंदी की सेवा में लग गया। कई तरह से हिंदी की सेवा की उन्होंने, रचनाओं के जरिए भी, मैगजीन चला के भी, उन्होंने कई मैगजीन चलाई, हरिश्चंद्र चंद्रिका हो, चाहे कई वचन सुधा हो, या और भी जो अन्य मैगजीन भी जो काशी में चलती थी, उन्होंने उनके लिए भी चंदा दिया। वो बराबर साहित्य गोष्ठियाँ कराते रहते थे। हिंदी की स्थापना के लिए भी उन्होंने बड़ा योगदान दिया। इस तरह करके आप देखेंगे कि उन्होंने धन से भी और तन और मन से तो लगे हुए थे। मैंने बताया नहीं कि वो स्वयं ही रंगमंच में नाटक खेलते थे, जो जन जागरूकता के नाटक होते थे, हिंदी के विकास के नाटक होते थे, और मन तो उनका हिंदी में रमा ही हुआ था। तो उन्होंने तन मन धन से समाज की, साहित्य की सेवा की है। अगला बिंदु हम देखते हैं कि नाटकों के लेखन के साथ साथ, जैसे मैं अभी बोला, कि उन्होंने मंचन भी किया। अच्छा, इसका क्या फायदा हुआ? जब कोई व्यक्ति लेखन के साथ साथ मंचन भी करता है, तब उस आदमी को पता होता है, मंचन करने वाले व्यक्ति को, कि नाटक में क्या क्या समस्याएं आती हैं मंचन करने में। जैसे कि नाटक में रंगमंची संकेत पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। अगर रंगमंची संकेत नहीं है तो नाटक को मंचन करने में समस्या होगी। तो आप भारतेंदु के नाटकों में देखेंगे रंगमंची संकेत पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होंगे। दूसरा, जो भी व्यक्ति रंगमंच में अभिनय करता है, मंचन करता है, तो उसको ये पता होता है कि एक दृश्य को बनाने में बड़ी ऊर्जा लगती है, बड़ी समय लगती है। इससे नाटक लंबा हो जाता है, दिक्कत होती है, क्योंकि नाटक लंबा होने पर बोरियत होने लगती है दर्शकों को। इसलिए दृश्य ऐसे होने चाहिए जो साधारण हो, कम व्यय करके ही उन दृश्यों का निर्माण किया जा सके। इसलिए आप जब भारतेंदु के नाटक देखेंगे तो उनके दृश्य बड़े साधारण होंगे, बड़े सिंपल होंगे। तीसरी चीज, जब व्यक्ति रंगमंच में स्वयं मंचन करता है, उसे पता होता है कि दृश्य कम से कम हो। दृश्य साधारण तो होने चाहिए, लेकिन दृश्य कम से कम होने चाहिए। और चौथी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, कि मंचन करने वाला व्यक्ति जानता है कि कायिक अनुभव का क्या महत्व है। कायिक अभिनय या कायिक अनुभव, इसका महत्व क्या है।
कायिक अनुभाव का मतलब है शारीरिक चेष्टाएं। इसलिए भारतेंदु के नाटक में आप देखेंगे कि शारीरिक चेष्टाएं चरित्रों की स्पष्ट रूप से वर्णित की गई हैं। आप भारत दुर्दशा नाटक पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जब आलस प्रवेश करता है तो किस तरह जम्हाई लेता हुआ वो आता है, और उसके आने के समय रंगमंची संकेत भी दिखाए गए हैं कि भारतेंदु ने लिखा है कि रंगशाला के दीपक में से अनेकों दीप बुझा दिए जाएं और पीछे से एक आंधी आने जैसा स्वर सुनाई पड़े आलस के वक्त, अंधकार के आने वक्त। तो ये चीजें आप देखेंगे कि भारतेंदु के नाटकों में ये विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। और वो क्यों? क्योंकि वो स्वयं भी मंचन करते हैं, इसलिए अलग अलग पात्र, चाहे वो आलस आते समय जो जो विशेषताएं दिखाई गई हैं या अंधकार के आते समय जो जो विशेषताएं दिखाई गई हैं, वो सब चीजें यहाँ पर उपस्थित हैं इनके नाटकों में। अब अगला बिंदु देखते हैं। भारतेंदु हिंदी भाषा के प्रबल समर्थक हैं। आपको कई सारे छंद मिलेंगे जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से निज भाषा या हिंदी भाषा का समर्थन किया है, लेकिन साथ साथ उन्होंने आपको कई जगह देखा है कि अंग्रेजी का भी समर्थन किया है। अब अंग्रेजी का समर्थन कहाँ किया है? भारतेंदु ने कई जगह लिखा है कि हमें रेल, डाक, तार या अन्य तकनीकी जब सीखनी है तो हमें अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। उनको सीखने के लिए यदि हमें अंग्रेजी सीखनी पड़े, तकनीक सीखने के लिए यदि हमें अंग्रेजी सीखने पड़े तो इसमें कोई गुरेज नहीं है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये बात भारतेंदु ने कही है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अंग्रेजी से हमें कोई विरोध नहीं है, अंग्रेजी समस्या भी नहीं है, लेकिन प्राथमिकता हमेशा मातृभाषा को होनी चाहिए। प्राथमिकता हमेशा हमें अपनी भाषा जो हिंदी है उसको देनी चाहिए, उसकी प्राथमिकता रखनी चाहिए। तो ये चीज़ आपको दिखेगी भारतेंदु की रचनाओं में। अब हम देखते हैं आगे भारतेंदु की क्या क्या रचनाएं हैं। आप नाटक देखेंगे, भारतेंदु के नाटकों की एक लंबी श्रृंखला है, लंबी लिस्ट है। यहाँ मैंने 3-4 नाटक, कुछ नाटक लिख दिए हैं, आपको इसको रख भी सकते हैं। जैसे वैद्य की हिंसा, हिंसा न व्यवति, भारत दुर्दशा जो आपके पाठ्यक्रम में है, सत हरिश्चंद्र, ये जो पुराना मिथक है हमारा हरिश्चंद्र का, उस पर आधारित है। हरिश्चंद्र की दानशीलता पर, श्री चंद्रावली नील देवी, ये वो नाटक है, ये एक तरह से ऐतिहासिक नाटक, आधा ऐतिहासिक समझ लीजिए। जो भारत में जो नील किसानों पर जो अत्याचार हो रहा था अंग्रेजों द्वारा बंगाल में, उसकी वजह से जो नील आंदोलन चला था, बाद में फिर चंपारण में महात्मा गांधी ने भी यह मुद्दा उठाया था। ये उसी समस्या पर आधारित नाटक है नील देवी। चौथा नाटक आप देखेंगे अंधेर नगरी, ये बहुत ही लोकप्रिय नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, अंधेर नगरी। इसमें असल में ये अंधेर नगरी ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश शासन की ओर इशारा करता है, और जैसा कि उसके नाम से ही समझ में आता है कि दिखा रहा है कि ब्रिटिश सरकार में, ब्रिटिश शासन में कैसी अंधेर गदरी, कैसी लूटपाट मची हुई है, तो उसी को दिखाता है अंधेर नगरी। इनकी जो काव्य कृति आप देख सकते हैं, एक बार प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, इसमें से अधिकांश ब्रजभाषा में है। काव्य उन्होंने ब्रजभाषा में ही लिखा है, गद्य उन्होंने खड़ी बोली में लिखा है। हालांकि नाटकों में जो कुछ कुछ रचनाएं हैं, आप भारत दुर्दशा नाटक पढ़ेंगे तो उसमें कुछ गजलें हैं या कुछ गीत हैं, वो खड़ी बोली में भी हैं। इससे क्या दिखता है, क्या सिद्ध होता है? इससे ये सिद्ध होता है कि भारतेंदु चाहते थे कि खड़ी बोली गद्य और काव्य दोनों में स्थापित हो। गद्य में तो स्थापित हो चुकी थी, उन्होंने गद्य पूरा खड़ी बोली में लिखा है और उसके लिए प्रयासरत है जीवन में। वो काव्य में भी चाहते थे कि धीरे धीरे खड़ी बोली स्थापित हो, इसलिए उनकी बहुत सी रचनाएं आपको काव्य की खड़ी बोली में प्राप्त होंगी। अब हम देखते हैं, और इनके जो हास्य प्रधान उन्होंने कई काव्य रचनाएं लिखी, बंदर सभा, बकरी का विलाप, दान लीला, सत्सई श्रृंगार, ये श्रृंगार प्रधान है। ये दोनों रचनाएं हास्य प्रधान है, बकरी विलाप और बंदर सभा, ये भक्ति प्रधान है। जैसा कि नाम से ही ज्ञात हो रहा, दान लीला, ये सत्सई श्रृंगार, ये श्रृंगार प्रधान रचना है। अच्छा, उनके अनुदित नाटक भी कई सारे हैं।
अनुदित मतलब अनुवाद किए गए, दूसरी भाषाओं से अनुवाद किए गए, उनको बोला जाता है अनुदित नाटक। अनुदित नाटक में आप देखेंगे जैसे बांग्ला से विद्या सुंदर, संस्कृत से मुद्रा राक्षस और प्राकृत से कर्पूर मंजी। इससे पता क्या चलता है? इस पंक्ति से, इस पंक्ति से ये पता चलता है कि भारतेंदु को बांग्ला, संस्कृत और प्राकृत का अच्छा ज्ञान था। जब तक उनको इन तीनों भाषाओं का ज्ञान यदि नहीं होता, जब तक ज्ञान नहीं होता, तो कैसे इतना बेहतर ढंग से अनुवाद कर सकते थे। तो इससे ये पता चलता है हमें कि इन तीनों भाषाओं का उनको अच्छा ज्ञान था। इसके अलावा भी आप देखेंगे कि उनको उर्दू का भी पर्याप्त मात्रा में ज्ञान था, अंग्रेजी का भी अच्छा ज्ञान था, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ इससे अनुवाद किया बल्कि इन भाषाओं के छंदों का भी इस्तेमाल किया। जैसे बांग्ला के प्यार छंद, उर्दू की गजलें हो गई, उर्दू की जो अपने अलग छंद है उन छंदों का भी इस्तेमाल किया भारतेंदु ने। संस्कृत के जो पुराने छंद हैं उनका इस्तेमाल तो किया ही। अब हम जब भी किसी रचनाकार के बारे में पढ़ेंगे तो हम उसके दोनों पक्षों को देखेंगे, संवेदना पक्ष और शिल्प पक्ष। तो पहले हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के संवेदना पक्ष पर दृष्टि डालते हैं, नजर डालते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि उनके जो पूरे साहित्य में, क्योंकि उनका साहित्य कैसा साहित्य है? जन जागरण का साहित्य है, या कह सकते हैं नव जागरण का, इसी को बोला जाता है नव जागरण का साहित्य है। इसलिए उनके पूरे साहित्य में ये नव जागरण वाला भाव स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। और नव जागरण क्या है? नव जागरण कहा जाता है कि जो पुराना आपकी व्यवस्था है उसमें आस्था का महत्व ज्यादा है, ईश्वर केंद्र में होगा, लेकिन जो नई और परलोक केंद्र में होगा, परलोक का महत्व ज्यादा होगा, ईश्वर केंद्र में होगा और परलोक का महत्व ज्यादा है, और आस्था बार बार आएगी आपको। जबकि जो नवजागरण है, नया हमारा जो आधुनिकता बोध है, उसमें ईश्वर की जगह क्या केंद्र में आ जाएगा? आपका मानव केंद्र में आ जाएगा। जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें रेनेसां पढ़ेंगे, उसमें ये सब चीजें आपको बड़े अच्छे से स्पष्ट रूप से विश्व इतिहास में दिखेंगी। तो ईश्वर की जगह क्या आ जाएगा? मानव। आस्था की जगह क्या आ जाएगा? तर्क। और परलोक की जगह क्या आ जाएगा? इहलोक। यही लोक केंद्र में आ जाएगा। तो आप इसी वजह से आप देखेंगे कि आस्था की जगह हर जगह तर्क को महत्व दिया गया है। इसलिए जो पुरानी परंपराएं हैं, आडंबर है, कुरीतियां हैं, उनका पुरजोर विरोध किया गया है। जैसे कि आप इस कोटेशन से भी देख सकते हैं, जन्म पत्र विधि मिले ब्याह नहीं होने देते अब बालकपन में ब्याह है। मतलब ये किसकी ओर से इशारा कर रहा है? ये बाल विवाह की ओर इशारा कर रहा है। बाल विवाह का विरोध कर रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। पीतबल नाश कियो सब कभी कुलान के बहुत ब्याह। बहुत ब्याह मतलब ये किसी में इशारा है? बहुविवाह है, जब पुरुष कई सारी शादियां कर लेते थे। और ये दोनों में प्रचलित है, हिंदुओं में भी, मुसलमानों में भी और धर्मों में भी। बलबीरज मारियो अब विधवा विवाह निषेध कियो। ये विधवा विवाह पर रोक लगी थी, उससे क्या होता था? व्यभिचार फैलता था। तो इन सब चीजों का, इन सब कुरीतियों का पुरजोर विरोध भारतेंदु के साहित्य में दिखता है। आगे हम देखेंगे दूसरा बिंदु इसका, कि भारतेंदु के साहित्य में राष्ट्रीय गौरव, राष्ट्रीय चेतना की भावना स्पष्ट रूप से बड़े जोर शोर से दिखेगी आपको। अब जो राष्ट्रवाद हम पढ़ते हैं, राष्ट्रीय भावना साहित्य में देखते हैं। जब आप इतिहास में पढ़ेंगे या आप राजनीतिक विज्ञान में पढ़ेंगे तो उसका रूप अलग होता है, अलग ढंग से पढ़ते हैं। जब राष्ट्रवाद पढ़ेंगे आप साहित्य में तो वो 3 हिस्सों में एक तरह से देखा जाता है। आत्म गौरव, दूसरा आत्म मंथन, और तीसरी चीज होगी आत्म परिष्कार। आत्मगौरव का मतलब है कि जब कोई कौम पराजित होती है तो उसका
जो आप जोश कह लीजिए या उसकी मानसिकता कह लीजिए, तो या उसका जो गौरव कह लीजिए, वो दर्प होता है, मतलब झुका रहता है, वो उदास रहती है कौम। तो सबसे पहले, या जिसको आज के शब्द में कहा जाता है डिप्रेशन। तो जब कोई कौम या कोई राष्ट्र इस तरह की स्थिति में होता है कि उसे लगता है कि हम लोग कितने दिनों से गुलाम है, मतलब हमारे अंदर कोई कमी है, वैसी परिस्थिति में लोग क्या करें, जब कोई कौम के अंदर उत्साह की कमी हो जाती है, तो वैसी परिस्थिति में जो साहित्यकार हैं उनका दायित्व है कि वो उनके अंदर जोश जगाए, उत्साह की भावना जागृत करे। तो ऐसी भावना जब जागृत होती है उसको कहा जाता है आत्मगौरव की भावना। इसे करते कैसे हैं? ऐसे में जो हमारे पुराना स्वर्णिम इतिहास है उसका हवाला दिया जाता है, उसके जरिए उत्साह की भावना जगाई जाती है। तो जो पहला चरण बताया मैंने वो आत्मगौरव की भावना वाला होता है। तो आपको न सिर्फ ये साहित्य में या बाकी जगह भी जितने समाज सुधारक भी रहे हैं, चाहे वो दयानंद सरस्वती देख लीजिए या और भी, तो उन सब में देखेंगे आप, जैसे उन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो, या पुराने समाज सुधारकों में आप देखेंगे तो बताते हैं कि हमारा कैसा कैसा स्वर्णिम इतिहास रहा है। आज चूंकि विदेशी आक्रमणकारी इतने संख्या में लगातार आक्रमण करते रहे, इसलिए भारत का पतन हुआ। तो वो आत्मगौरव की भावना जगाने के लिए होता है। तो पहला चरण होता है आत्मगौरव। दूसरा चरण होता है आत्ममंथन, यानी अपना पुराना समय तो याद करना है, लेकिन साथ साथ हमको विश्लेषण भी करना है, अपना विश्लेषण भी करते जाना है कि हमारी ये दशा आखिर क्यों हुई। जब तक हम कारण नहीं जान पाएंगे, आत्मविश्लेषण नहीं कर पाएंगे, तब तक हम उसमें उन सब चीज़ों में सुधार नहीं कर सकते, हम अपनी दशा में सुधार नहीं कर सकते। इसलिए आत्ममंथन आवश्यक है। जब आत्ममंथन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वजह क्या क्या है जिसकी वजह से हमारे देश की, हमारे समाज की यह दुर्दशा हुई है। जब वो कारण पता चलेंगे तो उन कारणों का हम क्या करेंगे, परिष्कार करेंगे उन कमियों का। जब हमें कमियां पता चल जाएंगी अपनी, तो उनका क्या करेंगे, आत्म परिष्कार करेंगे। तो ये राष्ट्रवाद के 3 चरण होते हैं। राष्ट्रवादी इतनी रचनाएं हैं, आपको उसमें ये दिखाई पड़ेगा। आप स्कंदगुप्त भी पढ़ेंगे तो स्कंदगुप्त रचना में भी ये 3 चरण देखेंगे। यहाँ पहले तो जयशंकर प्रसाद अपना पुराना वो बताते हैं कि हमारा प्यारा भारतवर्ष, वो जो आप पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आत्ममंथन आता है कि वहाँ क्या क्या कमियाँ थी, फिर बाद में आत्म परिष्कार की भावना आती है कि हमें कैसे कैसे यूनिटी रखनी है, एकता रखनी है, क्षेत्रवाद नहीं फैलाना, वो सब देखेंगे आप। राष्ट्रीय चेतना, आत्मगौरव की भावना, ये आपको भारतेंदु के साहित्य में हर जगह दिखाई पड़ेगी। जैसे आत्मगौरव के लिए सबसे पहले जही ईश्वर धन बल दीन हो, सबसे पहले जही सब विधाता कीन हो। ये दिखा रहा है कि हमारी सभ्यता सबसे पहले आई थी। अब हड़प्पा सभ्यता देखेंगे, वो उस जमाने की सभ्यता है जब यूरोप में कुछ नहीं था, उस जमाने की सभ्यता है यूरोप। तो वही यहाँ पर कवि ने इशारा किया है कि उस जमाने में भी हमारे पुरखे इतने वैभवशाली थे, इतने संपन्न थे, इतने प्रतिभाशाली थे, और किस तरह से उन्होंने उस सभ्यता का निर्माण किया था। भारत की अधोगति की चिंता, जैसा कि मैंने जिक्र किया था अभी थोड़ी देर पहले, कि तीसरा होता है आत्ममंथन, और आत्ममंथन से ही जो तीसरा बिंदु था आत्म परिष्कार। तो जब आत्ममंथन करेंगे आप, तब आप विश्लेषण कर पाएंगे अपना। तो वही विश्लेषण आप यहाँ पर देखेंगे। भारत की अधोगति पर चिंता दर्शाई गई है। कैसे, देखिए, दो सब मिलके आओ भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। तो ये वही भारतीय मूलचंद बता रहे हैं कि आओ सब हम मिलकर चिंतन करें, विश्लेषण करें। जब तक विश्लेषण नहीं करेंगे तब तक हम अपने अंदर की कमियां नहीं दूर कर पाएंगे, तब तक हमारे देश का विकास संभव नहीं है। तो इसी की चर्चा भारतेंदु मूलचंद कर रहे हैं। अब देखिए आगे, धार्मिक अंधविश्वास, आडंबर, कर्मकांड का विरोध। स्पष्ट रूप से आपको भारतेंदु मूलचंद की रचनाओं में ये समाज सुधार आंदोलन का प्रभाव है, और भारतेंदु के खुद के व्यक्तित्व का भी, उनका तर्कशील व्यक्तित्व था, उसका प्रभाव है यहाँ पर दृष्टिगोचित हो रहा है, उसका प्रभाव दिख रहा है तर्कशील व्यक्तित्व का। ये देखिए,
धार्मिक अंधविश्वास, आडम्बर, कर्म काम, ये सब कोटेशन आपको याद करने पड़ेंगे, काम आएंगे ये सब, तो ये सब रख लीजिएगा। कि इसे ब्रह्म ब्रह्म कही काज न सरनो, वृथा मरो क्यों रोए, और हरिचंद्र इन बातन सो नहीं ब्रह्म ही पैदे हो। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र कह रहे हैं कि जब तक हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे, खाली ब्रह्म ब्रह्म का नाम जपते रहेंगे, तब तक खाली नाम जपने से कुछ नहीं होगा। हमें पुरुषार्थ के बिना फल की प्राप्त नहीं होगी, देश का विकास नहीं हो सकता। जब तक हम कला नहीं सीखेंगे, जब तक हम हुनर नहीं सीखेंगे, जब तक हम तकनीक नहीं सीखेंगे, तो खाली ब्रह्म ब्रह्म कहने से हमारे देश का विकास नहीं हो सकता। उसी का जिक्र किया भारतेंदु ने। अगला बिंदु देखते हैं हम, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का समर्थन। ये आप बार बार साहित्य में देखेंगे भारतेंदु के कि उन्होंने हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में बड़ा जबरदस्त तरीके से समर्थन किया है। हिंदी पर उनके बहुत से छंद लिखे हुए मिलेंगे आपको, जैसे कि यहाँ पर हम 2-3 छंद यहीं पर दिखा देते हैं कि निज भाषा उन्नति आ है, सब उन्नति को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान की, निज भाषा जो बार बार आ रहा है, निज भाषा उन्नति ला है, सब उन्नति को मूल, अब बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नाही को सूल। कि जब तक अपनी भाषा का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हृदय की गुड़िया नहीं खत्म हो सकती। तो निज भाषा का मतलब ये हिंदी भाषा से है। या अन्य ये देखिए दूसरा तो दोहा, ये दोहा है, दोहा छंद है। अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि अंग्रेजी पढ़ के सब गुण होत प्रवीण, पर निज भाषा ज्ञान बिन राहतहीन के ही। तो मैंने जैसा पहले ही बताया कि उन्होंने अंग्रेजी का विरोध नहीं किया, लेकिन कहा कि अंग्रेजी तो आप पढ़िए, क्योंकि तकनीक के ज्ञान के लिए, उद्यम के लिए अंग्रेजी जरूरी है, लेकिन हिंदी पढ़ना आवश्यक है। जब तक आप अपनी भाषा स्वभाषा पर आप पारंगत नहीं होंगे, तब तक आपका काम नहीं चलेगा। सिर्फ अंग्रेजी पढ़ के आपका काम नहीं चलेगा। अपनी भाषा पर तो उन्नति करनी ही है हमको। ये एक मुकरी है, मुकरी एक बड़ी अच्छी विधा है, आपको अमीर खुसरो के यहाँ दिखाई देगी। अमीर खुसरो के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि भारतेंदु की मुकरी बड़ी प्रसिद्ध है। मुकरी विधा में क्या होता है कि एक साथ वह 2 चीजों का अर्थ बताती है। जैसे सब गुरुजन को गुरु बतावे, अपनी खिचड़ी अलग पकावे, भीतर तत्व न झूठी तेजी, क्यों सखी सज्जन। तो सखी पूछ रही है, तो दूसरी सखी जवाब दे रही है, क्या सज्जन है इसका जवाब। वो बोलती है पहली सखी नहीं अंग्रेजी। इसमें प्रश्न भी है, उत्तर भी है, दोनों चीजें इसमें एक साथ शामिल रहती हैं। यहाँ तक ये प्रश्न है और ये उसका उत्तर है। ये आप भारतेंदु के यहाँ ऐसी मुकरियाँ खूब देखेंगे। ये एक बड़ी अच्छी विधा है, और इससे ये पहेली की विधा है एक तरह से, कि इसमें पहेली और उसका उत्तर दोनों साथ साथ शामिल है। इसको बोला जाता है मुकरी। ये अमीर खुसरो के यहाँ खूब मिलेगी पढ़ने को, लेकिन अमीर खुसरो के यहाँ पुराने जो वस्तु की, पुराने आधार की है, उस समय की पुरानी कहानियों के आधार पर। ये नई मुकरी है, इसको नई मुकरी कहा जाता है। इस मुकरी में जो राष्ट्र प्रेम से संबंधित मुद्दे हैं, ब्रिटिश सरकार के विरोधी मुद्दे हैं, उन सब मुद्दों को उठाया गया है। तो ये नए प्रकार की मुकरी बोली जाती है, इसको नई मुकरी कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, मैंने जैसा बताया कि वो हठधर्मी नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अंदर हठधर्मिता नहीं है। अंग्रेजों की जो चीज सकारात्मक है, चाहे उनका प्रशासन व्यवस्था हो, चाहे उनकी तकनीक हो, ये सब चीजों की भारतेंदु ने समर्था, पश्चिमी ज्ञान विज्ञान तकनीक आदि भारतीयों से सीखने की अपेक्षा की है। उनकी अपेक्षा है कि भारतीय लोग भी वो तकनीक और ज्ञान विज्ञान सीखें। जैसे कछु नहीं जाना तो तार में खबर कौन विधि जात। भारतीय लोगों को पता ही नहीं है कि तार किस तकनीक पर काम करता है, किस युक्ति के पर काम करता है, बेतार का तार। या रेल चलत के ही भांति सो कल है का को नाम, किस तरह से रेल चलती है, वो कल यानी वो इंजन है, वो युक्ति क्या है, वो किसका नाम है, लोगों को पता ही नहीं है भारतीयों को। तोप चलावत किमी सब है, जो नई नई तोपें चल रही हैं इस समय, वो कैसे चलती हैं ये किसी को पता ही नहीं है। वस्त्र बनत के ही भांति, जो कारखानों में कपड़े बनते हैं वो किस तरह के बन रहे हैं ये पता ही नहीं है। कागज की विधि होता है, कागज कैसे बनता है पता ही नहीं है। तो इसका, और इसको सीखने के लिए अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी, उसके लिए भी भारतेंदु ने समर्थन किया है।
यहाँ पर देखेंगे तकनीक और ज्ञान विज्ञान का भारतेंदु ने जबरदस्त समर्थन किया है। उदार शासकों की प्रशंसा, जो अंग्रेजों की सकारात्मक चीजों की प्रशंसा, तो तकनीक की प्रशंसा हो गई, और ये हुआ जो उनके उदार शासक हैं उनकी प्रशंसा भी की है। जैसे लॉर्ड रिपन एक उदारवादी वायसराय माना जाता है। कैसे कि उसने, जैसे मैंने बताया कि वर्नाक्यूलर पे एक एक्ट था, यह ऐसा एक्ट था जो भारतीय भाषाओं में जो साहित्य छपता था उस पर इसने बड़ा कठोर नियंत्रण लागू कर दिया था। लॉर्ड रिपन ने वह नियंत्रण हटा दिया था। उस वजह से लॉर्ड रिपन को भारतवासी पसंद करते थे, पढ़े लिखे लोग पसंद करते थे। इसके अलावा भी लॉर्ड रिपन ने कई सारे कार्य किए थे। उस कारण से आप देखेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लॉर्ड रिपन की प्रशंसा की है, उनकी उदारता की प्रशंसा की है। कहीं कहीं पर आपको थोड़ा बहुत भारतेंदु के साहित्य में राजभक्ति दिखाई पड़ेगी। जैसे कि ये जब ब्रिटिश महारानी के द्वितीय पुत्र थे ड्यूक ऑफ एडिनबरो, 1869 में जब वो भारत आए थे तो उस समय उनकी सम्मान में, उनकी प्रशंसा में भारतेंदु ने जो कविता लिखी थी उसकी 2 लाइनें हैं कि नैन बिछाए आप हित आवहु या मग होए और कमल पावड़े ये किए अति कोमल पद जोर। तो उनकी प्रशंसा में ये गीत लिखे हैं। लेखक ये लेकिन बताया कि ये ऐसा क्यों है, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे तो उनका साहित्य जब्त होने की आशंका है। इसीलिए वो कुछ बहुत कुछ मात्रा में ब्रिटिश शासन की प्रशंसा भी लिख देते हैं और अपनी बात भी कह देते हैं, साथ साथ अपनी बात भी साथ साथ कह देते हैं। अब ब्रिटिश शासन की प्रशंसा अगर लिख रहे हैं तो वो रचना या वो मैगजीन जब्त नहीं हो सकती, इसलिए वो ऐसा करते हैं। ईश्वर भक्ति, चूंकि ये भारतेंदु काल है वो रीति काल के ठीक बाद का काल है, और रीति काल में उस मात्रा में तो नहीं, लेकिन ईश्वर भक्ति फिर भी प्रचलित थी। ईश्वर भक्ति से संबंधित साहित्य लिखा गया है। भक्ति काल में तो ईश्वर भक्ति ही केंद्र में आ गई थी, भक्ति से संबंधित साहित्य ही मुख्य प्रवृत्ति थी। लेकिन रीतिकाल में यह मुख्य प्रवृत्ति नहीं रही, ये प्रवृत्ति दब गई और रीतिकालीन प्रवृत्ति यानी श्रृंगारिक प्रवृत्ति मुख्य प्रवृत्ति बन गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि ईश्वर भक्ति वाली प्रवृत्ति खत्म हो गई हो, वो धारा भी चलती रही। उसका कुछ कुछ असर आप देखेंगे कि भारतेंदु काल में भी ईश्वर भक्ति से संबंधित रचनाएं वो धारा दिखती है। लेकिन यहाँ पर जो ईश्वर भक्ति है उसका स्वरूप बदल गया है। यहाँ पर जो भक्ति है उस भक्ति का स्वरूप बदल गया है। भक्ति का स्वरूप कैसे बदल गया है? पहले जब भक्ति होती थी वो किस लिए होती थी? अपने मोक्ष के लिए होती थी, सिर्फ अपने लिए होती थी, अपने मोक्ष प्राप्ति के लिए थी। और अब जो भक्ति है, वो कैसी हो गई है? अब जो भक्ति है वो देश के उद्धार के लिए भक्ति है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप देश प्रेम देख सकते हैं। तो अब जो भक्ति है वो देश के उद्धार से संबंधित है। जो पहले आप देखते थे, कबीर को आप देख लीजिए, तुलसी को देख लीजिए, मीरा को देख लीजिए, वो सब आप देखेंगे तो वो व्यक्तिगत भक्ति है, जो पुरानी भक्ति है, मोक्ष प्राप्ति के लिए। अब जो भक्ति है वो देश उद्धार से संबंधित भक्ति है, देश प्रेम की भक्ति है। जैसे देखिए कोटेशन कि कहाँ करुणानिधि केशव सोए, कहाँ करुणानिधि केशव सोए, जागत नेकुर न जदपि बहुत विधि भारत रोए। कि भारतवासी बार बार रो रो के पुकार रहे हैं, लेकिन करुणानिधि केशव कहाँ सोए हुए हैं, उनकी क्यों नहीं आ रहे हैं हमारी रक्षा के लिए। रक्षा के लिए बार बार त्राहिमाम भारतवासी पुकार रहे हैं, लेकिन केशव रक्षा के लिए नहीं आ रहे हैं। ये पुकार की जा रही है ईश्वर से देश उद्धार के लिए। ये आप देखेंगे इस तरह की भक्ति है। यहाँ पर आप देखेंगे, अगर साथ साथ में देखते जाएं तो कहाँ करुणानिधि केशव,
ये अनुप्रास अलंकार का एक सटीक उदाहरण है, बड़ा अच्छा उदाहरण है। इस शिल्प के अंतर्गत आप इसका एग्जाम्पल, ये उदाहरण लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं हम श्रृंगार। इस समय आपको एक तरफ देश प्रेम मिलेगा तो दूसरी तरफ श्रृंगार भी मिलेगा। इसमें द्वंद्व काफी है, आप देखेंगे कि इस समय के साहित्य में काफी ज्यादा द्वंद्व मिलेगा। जैसे एक अगर लिस्ट बना ले हम, तो इस तरफ क्या मिलेगी, राजभक्ति मिलेगी, जैसा कि आपने देखे 2-3 एग्जाम्पल देखे अंग्रेजों की भक्ति के। तो दूसरी तरफ राष्ट्रभक्ति भी मिलेगी। एक तरफ ब्रजभाषा मिलेगी आपको, तो दूसरी तरफ खड़ी बोली मिलेगी। एक तरफ आपको मिलेगी भक्ति मिलेगी, भक्ति से संबंधित रचनाएं, तो दूसरी तरफ आपको श्रृंगार से संबंधित समस्या पूर्ति वाली रचनाएं भी यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगी। तो इस तरह देखेंगे कि ये एक द्वंद्व का काल भी है, परस्पर विरोधी दिखने वाली प्रवृत्तियां भी साथ साथ यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। तो ये सब आप देखेंगे। यहाँ हम पहले देखते हैं श्रृंगार। तो एक तरफ जहाँ आपने भक्ति देखी, वहाँ श्रृंगार भी कुछ मात्रा में यहाँ पर दिखेगा, काव्य में आपको श्रृंगार मिलेगा। उसकी वजह क्या है कि यहाँ रीतिकाल खत्म हुआ और उसके बाद यहाँ से भारतेंद्र युग आरंभ माना जाता है। अब एकाएक जो प्रवृत्तियां चल रही थी एकाएक समाप्त नहीं होती है, उनका कुछ ना कुछ असर तो बराबर बना ही रहता है। उस वजह से यहाँ पर आप श्रृंगार का असर देखेंगे। जैसे एक समस्या पूर्ति थी कि अखियां दुखियां नहीं मानती हैं, उसको ये लाइन समस्या पूर्ति एक ऐसा प्रक्रिया है या कहिए एक विधा है साहित्य की, जिसमें किसी एक साहित्य द्वारा एक पंक्ति दे दी जाती है और उस पंक्ति पर ही पूरी कविता या पूरी रचना लिखनी पड़ती है, तो इसको समस्या पूर्ति बोला जाता है। तो जैसे आप ये उदाहरण देखेंगे तो इसमें ये लाइन दी गई थी कि अखियां दुखियां नहीं मानती हैं, उसी पर कई सारे साहित्यकारों ने, कई कवियों ने रचनाएं लिखी थी। उस पर एक भारतेंदु ने भी रचना लिखी थी, जिसकी यह 2 पंक्तियां हैं जो यहाँ पर उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल हुई हैं कि हम कौन उपाय करें इनको, हरिचंद्र महाहट ठानती हैं, पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। तो ये वो समस्या पूर्ति का उदाहरण है। यहाँ पर आप देखें, जैसा कि मैंने बोला था कि भारतेंदु उनकी उपाधि है, नाम उनका हरिचंद्र ही है, इसलिए जगह जगह पर हरिचंद्र या हरिचंद्र नाम आएगा, भारतेंदु नाम कहीं नहीं आएगा। या श्रृंगार का आप ये भी कोटेशन इस्तेमाल कर सकते हैं कि बिना प्राण प्यारे भये दर से तिहारे हाय, और देख ली जो आंखें ये खुली ही रह जाएंगी। मतलब तुम्हारी उम्मीद में, तुम्हारा इंतजार करते करते ये आंखें खुली ही रह जाएंगी। ये बिंब आपको और भी कई जगह मिलेगा, आंखें खुली होने वाला, कि कागा सब तन खाइयो चुन चुन खइयो मांस, और 2 नैना ना खाइयो मुहे पिया मिलन की आस। इस तरह कई जगह आपको ये दिखेगा, बहुत सारी रचनाओं में, अलग अलग लोक गीतों में ये चीजें, भावना कि आंखें खुली खुली रह जाएंगी, ये वाला भाव दिखेगा आपको। अब देखते हैं हम प्रकृति वर्णन भारतेंदु साहित्य में। भारतेंदु साहित्य में कमाल का प्रकृति वर्णन मिलेगा। ये आधुनिक काल है और आधुनिक काल में प्रकृति पर आधारित या प्रकृति वर्णन पर आधारित रचनाएं खूब हुई है। प्रकृति वर्णन बड़ा सुंदर मिलता है। जो रीतिकाल में था, रीतिकाल में भी प्रकृति वर्णन था, लेकिन वो सिर्फ उद्दीपन भाव से मिलता है। आधुनिक काल में ऐसा नहीं है। आधुनिक काल में कई जगह पर उद्दीपन भाव से भी मिलेगा और कई जगह पर स्वतंत्र रूप से भी आपको प्रकृति का वर्णन मिलेगा। आधुनिक काल में जैसे जैसे भारतेंदु के बाद फिर आप देखेंगे द्विवेदी युग और उसके बाद छायावादी युग आता है, उसमें तो प्रकृति का अनुपम वर्णन, बड़ा ही सुंदर वर्णन मिलता है और उधर तो प्रकृति ही केंद्र में आ गई है। अब ऐसा देखेंगे
तो यहाँ पर हम प्रकृति वर्णन पढ़ते हैं कि तरन तनुजा तर तमाल तरवर बहु छाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। यह यमुना का वर्णन है, यमुना नदी की सुंदरता का वर्णन है, यमुना के सौंदर्य का वर्णन है। तो ये प्राकृतिक सौंदर्य आप देखिए। तो यहाँ पर प्रकृति के सौंदर्य का तो ये उदाहरण है ही, साथ ही ये जो दो पंक्तियां हैं, ये पंक्ति है तरनी तनुजा तर तमाल तरवर बहु छाए। तो ये आप देखिए ता 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 ता, ये अनुप्रास अलंकार का बड़ा सटीक उदाहरण है, बड़ा सुंदर उदाहरण है। तो आप अनुप्रास अलंकार में भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, और प्रकृति वर्णन में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला बिंदु देखते हैं कि विडंबनाओं विद्रूपताओं पर बड़े चुटीले, बड़े कसे हुए व्यंग भारतेंदु ने अपनी रचनाओं में किए हैं। मैंने पहले भी बताया, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, कि वो एक समाज सुधार का मन रखने वाले, समाज सुधार वाले दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति रहे हैं। और उन्होंने जो पुरानी परंपरा हैं, आडंबर हैं, कुरीतियाँ हैं, उनका पुरजोर विरोध किया है। और विरोध का सबसे बेहतर तरीका माना जाता है व्यंग। इनकी रचनाओं में बड़े ही सटीक, बड़ी ही चुटीले व्यंग दिखाई पड़ेंगे। और न सिर्फ कुरीतियों का व्यंग्य किया है, बल्कि जो ब्रिटिश शासन की जो कमियां हैं, जो गलतियां हैं, जो विडंबनाएं हैं ब्रिटिश शासन की वजह से, उनको अभी बड़ा सटीक तरीके से खाका खींचा है, बड़े चुटीले व्यंग्य किए हैं। जैसे कि ये देखिए, भीतर भीतर सब रस चूसें, हंसी हंसी के तन मन धन मूसें, और जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी सज्जन। यहाँ तक ये प्रश्न है, क्यों सखी सज्जन, यहाँ तक ये मुकरी है, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज, ये जवाब है उसका। तो ये मुकरी का बड़ा शानदार उदाहरण है, जिसके जरिए बड़ा अच्छा व्यंग इन्होंने अंग्रेजों पर कसा है, अंग्रेजों पर बड़ा अच्छा कमेंट मारा है कि भीतर भीतर सब रस चूसते हैं। दिखावा नहीं करेंगे, अंदर अंदर से सारा धन, सारी चीजें ले जा रहे हैं देश की। हंसी हंसी के तन मन धन मूस है, हंस हंस के सारा कुछ सामने से भी ले जा रहे हैं। और जाहिर बातन में अति तेज, बातें करने में बहुत कुशल है, बहुत प्रवीण है। क्यों सखी सज्जन, तो सखी पूछे क्या सज्जन है इसको उत्तर, वो दूसरी सखी बोलती है नहीं, इसका उत्तर है अंग्रेज, अंग्रेज है ये। जैसे दूसरा व्यंग्य देख लीजिए, जो दारू पीने वाले लोग हैं, शराब पीने वाले लोग हैं, मदिरा पीने वाले लोग हैं, उनका कि मदवा पीले पागल जीवन बीतते हो जाए, कि जल्दी से तुम शराब पी लो, जीवन गुजरा जा रहा है, पता नहीं फिर मौका मिले ना मिले। मदवा पीले पागल जीवन बीतते हो जाए, और बिनु मद जगत सारे कुछ नहीं मान मेरी बात। तो ये देखेंगे आप कि ये शराब पर व्यंग्य किया गया है। अंग्रेजी द्वारा जो भारत से धन निकाला जा रहा है, जब हमने शुरू में चर्चा किया था दादा भाई नौरोजी का धन निष्कासन सिद्धांत का, तो मैंने बोला था कि अंदर हम आप पढ़ेंगे कि भारतेंदु की रचनाओं में इसका वर्णन कैसे मिलता है, धन बहिर्गमन सिद्धांत का, धन निष्कासन का। तो ये देखिए उसका उदाहरण, उसका एग्जाम्पल कि अंग्रेजी राज सुख साज सजे अति भारी, कि अंग्रेजी राज में ठीक है, सुख सुविधाएं हैं, सब चीज़ें हैं, प्रशासन लागू किया गया बेहतर ढंग का, बाकी चीज़ें तो ठीक हैं, पर सब धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। लेकिन सारा जो धन है वो विदेश चला जा रहा है, ये बड़ी दुख की बात है, बड़े नुकसान की बात है ये हमारे। तो जो धन बहिर्गमन सिद्धांत है दादा भाई नौरोजी का, उसका ये सटीक उदाहरण है, ये दिख रहा है भारतेंदु के साहित्य में। या फिर ये देखिए बड़ा अच्छा उदाहरण है, तेरी अंगिया में चोर बसे गोरी, इन चोरन मेरे सर्वस्व लूट्यो, मन लीजो जोरा जोरी, कि तेरे आंगन में चोर बस रहे हैं, यानी हिंदुस्तान में जो अंग्रेज बस रहे हैं चोर हैं। इन चोरन मेरो सर्वस्व लूट्यो, इन चोरों ने सारा कुछ लूट लिया है, मन लीनो जोरा जोरी। इस तरह ये यहाँ पर रह भी रहे हैं, यहाँ पर मन भी लगा रहे हैं, और सब कुछ लूट के ले जा रहे हैं हमारे देश का। तो ये अंग्रेजों पर व्यंग्य कथा है, और धन निष्कासन सिद्धांत का आपको यहाँ पर वर्णन दिखता है। हम अगला पॉइंट देखते हैं, ब्रिटिश शासन की वास्तविकता का वर्णन। ब्रिटिश शासन कैसा वास्तव में, असल में जब शुरुआत में इतिहास पढ़ेंगे तो प्रारंभ में भारतीयों को लगता था
जो पढ़े लिखे भारतीय थे, उनको आरंभ में लगा कि ब्रिटिश शासन उनका हितैषी है। आरंभ में ये लगा भारतीयों को कि ब्रिटिश शासन उनका हितैषी है, लेकिन धीरे धीरे जब ये थ्योरी आई धन बहिर्गमन की, धन निष्कासन सिद्धांत की, और भी नए नए जो सिद्धांत आए, उससे पता चला कि अंग्रेज दिखावा भले कर रहे हैं, दिखावा तो करते हैं कि वो भारतीयों के हक के लिए कर रहे हैं, भारतीयोों को सभ्य बनाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ अपने लाभ की बात करते हैं, अपने फायदे की बात करते हैं। तो यही ब्रिटिश शासन की वास्तविकता का वर्णन भी बड़े सटीक ढंग से किया गया है। जैसे कि ब्रिटिश सरकार का एक जो महत्वपूर्ण उपकरण थी कौन? पुलिस। पुलिस के जरिए वो न सिर्फ विद्रोहियों का पता लगाते थे, बल्कि जनता पर नियंत्रण भी करते थे। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण उपकरण है पुलिस शासन का। तो उसके बारे में भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां देखिए कि रूप दिखावत सर्वस लूटें, और फंदे में जो पड़े न छूटें, और कपट कटारी जी में हुलेस, क्यों सकी साजन, क्यों सकी सज्जन, नहीं सकी पुलिस। ये पुलिस का जो वर्णन किया है, मुकरी के माध्यम से व्यंग्य किया है, वो बड़ा, ये देखिए बड़ा अच्छा उदाहरण है ब्रिटिश शासन की वास्तविकता का। इसी तरह देखेंगे भारतेंदु की साहित्य में नारी चेतना। नारी चेतना का आपको जगह जगह पर जिक्र मिलेगा, जगह जगह पर वर्णन मिलेगा। जैसे कि इन पंक्तियों में नारी चेतना के लिए मैंने बताया था कि ढेर सारी जो उस समय नारियों के लिए पर्दा हो गई, बाल विवाह हो गई, बाल हत्या हो गई, दहेज हो गया, उसके बाद बहु विवाह हो गई, एक साथ कई सारी शादियां करना, विधवा विवाह का निषेध हो गया। ये सब बुराइयां जो जिसकी वजह से नारियों का पतन था देश में, ये सब जो समस्याएं थी, सब बुराइयां थी, इन्होंने नारियों की विकास की गति अवरुद्ध की हुई थी। तो उस सब का आप जिक्र देखेंगे यहाँ पर कि किस तरह से इन सब बुराइयों का भारतेंदु हरिश्चंद्र विरोध करते हैं नारी चेतना के अंतर्गत। ये जो उदाहरण है, ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर के ऊपर मुक्ति लिखी गई है उनके सम्मान में। ये देखिए आप कि सुंदर बानी कही समझा मैं, कि कैसे वो अपनी सुंदर बानी से लोगों को समझाते हैं, जन जागरूकता फैलाते हैं। विधवा गणसो ने है बढ़ावे, वो विधवा विवाह का समर्थन करते हैं। दया निधान परम गुण आगर, हेक सखी सज्जन नहीं विद्यासागर। तो ये इस मुकरी के द्वारा उन्होंने ईश्वरचंद्र विद्यासागर को सम्मान दिया है। और एक तरह से देखेंगे ये नारी चेतना के लिए कि जितना उनका योगदान रहा ईश्वरचंद्र विद्यासागर का, तो वो सम्मान देके एक तरह से भारतेंदु हरिश्चंद्र नारी चेतना के प्रति सकारात्मक रूप अपना जो उनका सकारात्मक दृष्टिकोण है उसको दिखा रहे हैं। आगे देखते हैं हम कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सिर्फ समस्याएं नहीं बताई हैं, उनका समाधान भी बताया है, समाधान भी प्रस्तुत किया है। जैसे कि उनका एक निबंध है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। इस निबंध में उन्होंने पूरा जिक्र भी किया है क्या क्या हमारे देश की समस्याएं हैं, हमारे समाज की समस्याएं हैं। साथ साथ विस्तार से उन्होंने इन समस्याओं से बचने का उपाय भी बताया है कि कैसे हम अपने देश की उन्नति कर सकते हैं। आप ये जब निबंध पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से देखिएगा। तो भारत दुर्दशा नाटक है, ये आपके पाठ्यक्रम में है, आपके ही सिलेबस में है। उसमें भी जब पहला देशी कहता है कि हाय कोई ये क्यों नहीं कहता कि सब एक चित्त हो, विद्या की उन्नति करो, कला सीखो, जिससे वास्तव में कुछ उन्नति हो, क्रमशः सब कुछ हो जाएगा। विद्या का मतलब यहाँ तकनीक से है और कला का मतलब हुनर से। तो ये चीज आप देखेंगे, ये समस्या का समाधान है। भारतेंदु हरिश्चंद्र सांप्रदायिक सद्भाव के जबरदस्त समर्थक थे, और वो इससे भी आपको पता लग जाएगा उन्होंने कुरान का ब्रज भाषा में भी अनुवाद किया था।
यह उनके सांप्रदायिक सद्भाव का एक उदाहरण दिखाई पड़ेगा। कुरान का ब्रजभाषा में, जो उस समय काव्य की भाषा थी, उसमें अनुवाद किया था। अब एक उदाहरण देखिए, ये उदाहरण असल में रसखान जैसे जो भक्त कवि हैं उनके सम्मान में भारतेंदु ने ये छंद लिखा है कि पिरजादी बीबी रास्ती पदरज नित सिर धारिये और इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये। हरिजनन मतलब जो ईश्वर के भक्त हैं मुस्लिम लोग, उन पर एक एक भक्त पर मैं करोड़ों हिंदुओं को न्यौछावर करता हूँ। ये उनका सकारात्मक दृष्टिकोण है दोनों धर्मों के प्रति, सांप्रदायिक सद्भाव के प्रति। आप देखेंगे तो अभी तक हमने पढ़ लिया भारतेंदु का संवेदना पक्ष, यानी भारतेंदु के साहित्य का संवेदना पक्ष है वो हमने पढ़ा। अब उनके साहित्य का हम लोग शिल्प पक्ष पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं भारतेंदु के साहित्य की शिल्पगत विशेषताएं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? भाषा शैली। भारतेंदु साहित्य की भाषा शैली। भारतेंदु को आधुनिक हिंदी का पितामह बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये वही समय था जब हिंदी अपना आकार ले रही थी। हिंदी में क्या क्या समस्याएं थी? एक तो व्याकरणिक समस्याएं थी, उनको रूप देना था। दूसरा द्वंद्व था, एक कैसा द्वंद्व? ब्रजभाषा और खड़ी बोली का। इसके बीच में ब्रजभाषा एक लंबे समय से पूरे उत्तर भारत की काव्य भाषा रही थी, पूरे उत्तर भारत की साहित्यिक भाषा रही थी। यहाँ तक कि आप देखिए कि राजस्थान में मीरा ने जो साहित्य रचा वो भी ब्रजभाषा में रचा। पंजाब में जो गुरु गोविंद सिंह ने साहित्य रचा वो भी ब्रजभाषा में रचा। तो एक तरह से पूरे उत्तर भारत की साहित्यिक भाषा थी ब्रजभाषा। तो इसलिए अब चूंकि अब खड़ी बोली मुख्य भाषा या साहित्यिक भाषा के पद पर आसीन हो रही थी, तो ये अभी द्वंद्व चल रहा था। तो एक समस्या ये थी। तीसरी समस्या ये थी कि हिंदी को सरकारी भाषा बनना था, सरकारी कामकाज की भाषा बनना था। अभी तक सरकारी कामकाज की भाषा क्या थी? या तो आदमी अंग्रेजी में काम कर सकता था या फिर उर्दू। एक लंबे समय तक फारसी कामकाज की भाषा रही थी और अब उर्दू एक तरह से सरकारी कामकाज की भाषा हो गई थी। कचहरियों में, अदालतों में या अन्य जगहों पर सरकारी ऑफिसों में उर्दू से ही काम होता था। उर्दू से ही आप इश्तिहार देखेंगे, पुरानी रिपोर्ट देखेंगी या देखेंगे आप लोग, थाने का कामकाज आप लोग देखेंगे तो सब आपको उर्दू में मिलेगा। यहाँ तक कि आप अगर देखें, ये चीज़ देखेंगे आप कि पुरानी फिल्में आप देखिए, आज़ादी से पहले की फिल्में हैं, तो वहाँ पर जो बाजारों में इश्तिहार लगे होंगे आप देखेंगे या दुकानों के नाम होंगे वो सब उर्दू में होंगे, वो हिंदी में नहीं होंगे। आप देखेंगे तो उस समय क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग हैं उर्दू ज़्यादा पढ़ते थे, तो एक कारण ये भी था कि हिंदी को वह स्थान दिलाना था सरकारी कामकाज की भाषा का। तो ये समझते हैं। तो ये जो अभी तक हमने देखना है उन सब चीज़ों में भारतेंदु का योगदान रहा, इसीलिए इनको आधुनिक हिंदी का पितामह भी बोला जाता है। और ये वही चीजें देख रहे हैं जैसे भाषाई द्वैत, गद्य में खड़ी बोली और काव्य में ब्रजभाषा का प्रयोग हो रहा था। भारतेंदु ने हालांकि ये प्रयोग धार्मिकता दिखाई और उन्होंने काव्य में भी खड़ी बोली का प्रयोग आरंभ किया। आप भारत दुर्दशा जो नाटक है उसमें भी आप कई गजलें और कई कविताएं देखेंगे जो कि खड़ी बोली में है। दूसरा, भारतेंदु के साहित्य में सभी प्रकार के शब्दों की स्वीकृति मिलेगी। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि भारतेंदु कैसी भाषा चाहते हैं। कैसी भाषा चाहते हैं यह इस बात से तय होगा कि उनकी रचना का उद्देश्य क्या है। उनकी रचना का उद्देश्य है जन जागृति, यानी जन जागरूकता। अब जन जागरूकता फैलानी है तो किस भाषा में होगा? जनता की भाषा में।
और जनता की भाषा क्या होती है? जनता की भाषा बहते पानी की तरह होती है, उसमें हर तरह के शब्द जो प्रचलित हो जाते हैं उसमें विद्यमान रहते हैं। इसीलिए भारतेंदु के साहित्य में हर तरह के शब्दों की स्वीकृति आपको मिलेगी। तद्भव भी मिलेगा, तत्सम भी मिलेगा, देशज भी मिलेगा, विदेशज भी मिलेगा। आप जब भारत दुर्दशा नाटक पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे सब तरह के नाटक में देखेंगे देशज शब्दों का भी खूब संख्या में प्रयोग हुआ है, ताकि नाटक आम जनता से जुड़ा हुआ लगे, लोगों को लगे कि ये हमारी भाषा में हमारा अपना नाटक है। इसलिए भारतेंदु ने देशज शब्दों का भी प्रयोग किया। आम जनता किस भाषा का इस्तेमाल करती है? तद्भव का। तत्सम का इस्तेमाल कब मिलेगा? तत्सम शब्दों का कुछ को सूत्र भाषा के रूप में मिलेगा या इस तरह मिलेगा। विदेशी शब्द जो हमारे यहाँ आमतौर पर प्रचलित हो गए हैं, जैसे गवर्नमेंट, डिसलॉयल्टी, जो आमतौर पर हम लोगों के जुबान से निकलते हैं, उन सब विदेशी शब्दों का प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्य में, रचनाओं में मिलेगा। परिस्थिति के अनुसार शैलियों का प्रयोग। भारतेंदु के साहित्य में आप ये विशेषता देखेंगे कि जैसे जैसी परिस्थिति होंगी, अर्थात रचना की जो या साहित्य में, उनके साहित्य में या उनकी रचनाओं में जैसी जैसी रचना की पृष्ठभूमि बदलेगी, जैसी जैसी परिस्थिति बदलेगी, वैसे वैसे अलग अलग शैलियों का प्रयोग होगा। शैली व्यंग्यात्मक भी होगी, एक ही रचना में आपको हर तरह की शैलियों का प्रयोग मिल जाएगा। विचारात्मक भी होगा, भावात्मक भी होगा। आप भारत दुर्दशा में भी देखेंगे तो जगह जगह व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, चाहे मधुआ पीले पागल वाला गीत हो या अन्य गीत हो, आप देखेंगे उसमें व्यंग्यात्मक शैली है। भावात्मक शैली, जब भारत भाग्य बोलता है तो एक तरह से भावनात्मक शैली है। विचारात्मक शैली, पहला देशी बोलता है या अन्य लोग जो मार्ग सुझा रहे हैं कि कैसे देश की उन्नति हो, तो वो विचारात्मक शैली में आपको मिलेगा। छंद विधान, भारतेंदु के साहित्य में तरह तरह के छंद मिलेंगे, हर किस्म के छंद मिलेंगे। जैसे उन्होंने, चूंकि उनको संस्कृत, मैंने बताया पहले ही जिक्र किया है, उनको संस्कृत, प्राकृत, बांग्ला, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी, ये सब अपने आज ही की स्लाइड में देखी, इन सब भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। और इन भाषाओं का सिर्फ ज्ञान नहीं था, उन्होंने इन भाषाओं का साहित्य भी बेहतर ढंग से पढ़ा था। बाकी हिंदी में जो ब्रज भाषा है, आप देख लीजिए, ब्रज भाषा हिंदी का ही एक रूप है, वो उसी के अंतर्गत आता है। ब्रज भाषा हिंदी में ही माना जाता है। इन सब भाषाओं का उन्हें अच्छा ज्ञान था, न सिर्फ भाषा ही ज्ञान था बल्कि उनके छंदों का भी उनको बड़े अच्छे से ज्ञान था। इसलिए इन भाषाओं के छंदों का भी इस्तेमाल उन्होंने बड़ी खूबी से किया है, बड़ी कुशलता से किया है। जैसे संस्कृत के बसंत तिलका, शार्दूल, विकीर्णित, शालिनी आदि, हिंदी के चौपाई, छप्पे, रोला, सोठा, कुंडलियां, कवित्व, ये सब छंद, बंगाल के प्यार छंद का, उर्दू के रेखता, ये बताया मैंने, इन सब गजल, इन सब छंदों का इस्तेमाल किया है। इन सब का तो किया ही, चूंकि मैंने बताया कि भारतेंदु की जितनी रचनाएं हैं वो जनता के लिए हैं और जनता के करीब हैं, इसलिए उनकी रचनाओं में जो लोक प्रचलित छंद हैं, लोक राग हैं, लोक गीत हैं, उनका प्रयोग भी खूब मिलेगा। ऐसा क्यों किया भारतेंदु ने? वो इसलिए करते थे ताकि जो उनकी रचनाएं हैं, जो जन जागरूकता वाली रचनाएं हैं, उनको पढ़ के लोगों को लगे कि ये हमारी अपनी रचनाएं हैं, हमारे अपने छंदों में है, हमारे अपने भावों में है ये रचनाएं। तो इसलिए उन्होंने लोक छंदों का भी प्रयोग किया, जैसे कजली, ठुमरी, लावनी, मल्हार, चैती, कहरवा, अद्धा, सासी, चाचर, होली, बिरहा, चनैनी, ये ग्रामीण क्षेत्र में ये लोक छंद खूब प्रचलित हैं। कबीर की कुछ रचनाएं भी आप देखेंगे कि होली छंद में मिलेंगी, चाचर में मिलेंगी, इस सब में, कहरवा में जायसी की रचनाएं कुछ मिलेंगी, इस सब छंदों में खूब प्रचलित हैं। अब खूब ग्रामीण क्षेत्रों में चाहे मल्हार हो, चाहे चैती हो, चाहे ये कजली हो, खूब गाया भी जाता है। तो इन लोक प्रचलित छंदों में भारतेंदु ने अपनी रचनाएं की हैं। अब आते हैं शोभा कारक
धर्मों का प्रयोग। शोभाकारी धर्मों में अलंकार और चीजें आती हैं, तो हम अलंकार का प्रयोग देखते हैं। जैसा कि उस समय मैंने बताया था कि ये ता 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 ता, ये अनुप्रास अलंकार का बड़ा सटीक उदाहरण है। तरनी तनुजा टट तमाल तरवर बहु छाए, झुके कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। तो ये ताता की पुनरावृत्ति हो रही है। इस पुनरावृत्ति के कारण यहाँ पर है अनुप्रास अलंकार। ये मैंने सबसे सरल उदाहरण छांट के लिखा है, जो आपको याद करने में सुविधाजनक रहेगा, आसान रहेगा, वरना बहुत सारे आपको इसमें उदाहरण मिल जाएंगे। साहित्य में बिंब का बड़ा महत्व है। बिंब का महत्व क्यों है? क्योंकि बिंब के जरिए ही आपके मस्तिष्क में एक छवि बनती है, और जब छवि बनती है तो रचना ज्यादा समय तक आपको याद रहती है और रचना ज्यादा प्रभावी होती है। रचना ज्यादा प्रभावी होती है। ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए रचना को, और रचना जल्दी से समझ में आए लोगों को, इसलिए बिंब का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको भारतेंदु की रचनाओं में खूब बिंब मिलेंगे, बड़े सुंदर सुंदर मिलेंगे। अंधेर नगरी तो एक तरह से बिंबों का पूरा विधान ही है। वैसे भी नाटक में बिंब तो मिलते ही हैं, आप देखेंगे। सिर्फ नाटक ही नहीं, आप कविता भी देखिए भारतेंदु की, उसमें भी बड़े सुंदर बिंब मिलेंगे। अभी जो हमने पीछे उदाहरण पढ़ा कि तरनी तनुजा टट तमाल तरवर बहु छाए, वो यमुना की सुंदरता का एक बड़ा अच्छा उदाहरण है बिंब का। तो आप बिंब में भी वह उदाहरण लिख सकते हैं। यहाँ भी एक उदाहरण मैंने दिया हुआ है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो अंधेर नगरी नाटक है, तो अंधेर नगरी नाटक का ही ये बिंब है कि चना जोर गरम, चना बनावे घासी राम, जिनकी झोली में दुकान, और चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुंह खोले। अच्छा, बिंब भी कई तरीके से होता है, तो ये क्या है? शब्द बिंब है। ये चना, ये तो 10 बिंब हुआ आपको, ये दुकान वाला। ये चुरमुर चुरमुर चरा बोल रहा है, ये कौन सा बिंब हुआ? ये शब्द बिंब है, क्योंकि आवाज के बिंब है ये। चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुंह खोला है, और चना खाते सब बंगाली, जिनकी धोती ढीली ढाली, चना खाते मियाँ जुलाहे, दाढ़ी हल्ती गाहे बगाए। ये बड़ा सुंदर बिंब का उदाहरण है। प्रतीक अंधेर नगरी देखेंगे, पूरा प्रतीकात्मक नाटक है। भारत दुर्दशा में भी प्रतीक है। अंधेर नगरी अपने आप में शीर्षक ही प्रतीकात्मक है। शीर्षक ही आप प्रतीक है। अब किस चीज का प्रतीक है शीर्षक? इसका शीर्षक प्रतीक है ब्रिटिश शासन का। और इसके जरिए भारतेंदु दिखा रहे हैं कि ब्रिटिश शासन ने किस तरह की अंधेर नगरी, किस तरह की अंधेर गर्दी मची हुई है। यहाँ टके से टके भाजी और टके से खाजा मचा हुआ है, और वह इस तरह का लूटपाट देख रहे हैं कि अंग्रेजों ने किस तरह से लूटपाट यहाँ पर मचाया हुआ है। आगे देखते हैं मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग। भारतेंदु के साहित्य में, क्योंकि मैंने बताया कि भारतेंदु जनता के लिए साहित्य लिख रहे हैं, तो इसलिए उनका साहित्य क्या है? जनता का साहित्य है। और जो भी जनता का साहित्य होगा तो उसमें मुहावरे और लोकोक्तियां खूब प्रयोग में आएंगी, क्योंकि आम जनता बोलचाल में मुहावरे और लोकोक्तियों का खूब प्रयोग करती है। जैसे एक एग्जाम्पल देख लीजिए, पोस्ती ने भी पोस्ट 9 दिन चले 2.5 कोस। ये 9 दिन चले 2.5 कोस बड़ा पॉपुलर, बड़ा पुराना उदाहरण है मुहावरे का। अंतर पाठ्यता अंतर पाठ्यता का अर्थ क्या है? अंतर पाठ्यता का अर्थ है जब किसी
पुरानी रचना या बड़ी प्रसिद्ध रचना जो हमारी है, उससे कोई पंक्ति उठाकर हम अपनी रचना में इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उसे अंतर पाठ्यता बोला जाता है। जैसे कि उदाहरण देखिए कि ये जो पंक्ति है ये है रामचरितमानस की पंक्ति है, और ये तब का प्रसंग है जब राम का राज तिलक होने वाला है। उस समय जो कुबड़ी दासी है वो कैकेयी को सलाह दे रही है। जब कैकेयी सलाह नहीं मान रही है तब उस समय ये बोल रही है कि अरे कोई भी राजा बने मुझे क्या फर्क पड़ता है, कोई न होए हमें का हानि, चेरी छोड़ना हो रानी, मैं तो दासी हूँ, दासी ही रहूंगी, मुझे कौन सा रानी बन जाना है। तो वो इस तरह करके कैकेयी को एक तरह से व्यंग कर रही है, ये समझाने की कोशिश कर रही है कि भरत के लिए राजगद्दी मांगो। ये वो उदाहरण है। तो ये मानस से ये उदाहरण आप देखेंगे कि भारत दुर्दशा नाटक में लिया गया है, या पढ़ेंगे जब। तो ये एक अंतर पाठ्यता का बड़ा सटीक उदाहरण है। व्यंग, जैसे मैं बताया कि इस तरह मुहावरे और लोकोक्तियां जन भाषा का सटीक उदाहरण है। जन भाषा में मुहावरे और लोकोक्तियों की प्रचुरता रहती है, उसी तरह जन भाषा में व्यंग भी बड़ी संख्या में इस्तेमाल होते हैं। व्यंग से क्या फायदे हैं? व्यंग से कई फायदे होते हैं। कई बार आप सीधे तौर पर या प्रत्यक्ष तौर पर उस बात को नहीं बोल सकते, तब आप व्यंग का सहारा लेते हैं। जैसे कि कई बार ब्रिटिश शासन पर सीधे बोलना संभव नहीं है, तब उस पर व्यंग के तरीके से आप उस पर प्रश्न उठा सकते हैं, तो वहां पर एक आप व्यंग का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, जब कोई बात तो इस तरह करनी है कि सामने वाला तिलमिला के रह जाए और कुछ कह ना पाए, बदले में कुछ कर ना सके, तो वैसा अगर आपको प्रयोग करना है तब आप व्यंग का इस्तेमाल करेंगे। तीसरा प्रयोग व्यंग का ये भी किया जाता है कि जब आप किसी चीज का समाधान देना चाहते हो लेकिन उसमें रचना में ये संभव ना हो कि आप समाधान सीधे तौर पर दे सकें, तो वहां भी व्यंग का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप महिला आंचल में देखेंगे ये चीज कि महिला आंचल में जगह जगह पर इस युक्ति का इस्तेमाल किया गया है कि उसमें चूंकि उपन्यास है तो सीधे तौर पर समाधान देना संभव नहीं है, इसलिए महिला आंचल में इस युक्ति का प्रयोग करके व्यंग के जरिए एक तरह से अपनी बात कही गई है। जैसे कि महादेव साहब पर बड़ा अच्छा व्यंग है, उसमें वो देखिएगा। यहाँ पर भी देखिए इस नाटक में जगह जगह पर व्यंगों का खूब प्रयोग किया गया है। जैसे चूरन सभी महाजन खाते, जिससे जमा हजम कर जाते हैं, मतलब जो गरीबों का पैसा है वो कैसे हजम कर जाते हैं, ये बड़ा अच्छा व्यंग है। देखिए, चूरन सभी महाजन खाते जिससे जमा यानी गरीबों का पैसा हजम कर जाते हैं। चूरन खावे सभी एडिटर, चूरन खावे एडिटर जात, एडिटर लोग चूरन खाते हैं जिनके पेट पचे नहीं बात, उनके पेट में कोई बात नहीं पचती। चूरन साहिब लोग जो खाता, साहिब लोग यानी अंग्रेज लोग, चूरन साहिब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता। जो बात तो सीधे तौर पर नहीं कर सकते, इसके जरिए बड़ी आसानी से कह पा रहे हैं। वही देखिए कि ब्रिटिश सरकार पर कैसा उन्होंने कमेंट मारा है, कैसा व्यंग कैसा है, सारा हिंद हजम कर जाता। चूरन पुलिस वाले खाते सब कानून हजम कर जाते। ये देखिए क्या अद्भुत बिंब है, और उसके जरिए कैसा प्रशासन व्यवस्था पर उन्होंने कमेंट मारा है। ये देखिए कि चूरन पुलिस वाले खाते सब कानून हजम कर जाते। ये देखिए ये व्यंग का ही उदाहरण है। तो इस तरह देखेंगे हम कि हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्य का संवेदना पक्ष पढ़ा और शिल्प पक्ष भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब एक दो चीजें और बची हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि भारतेंदु के साहित्य में एक चीज आप विशेष तौर पर देखेंगे कि उन्होंने लोक रागों का या लोक छंदों का खूब प्रयोग किया है। मैंने बताया कि ऐसा क्यों किया गया है। ऐसा इसलिए किया कि जो जनता को है यह अपनी रचना लगे, अपने गीत लगे, तो जनता के बीच में प्रभावशीलता जलाने के लिए, भाव क्षमता बढ़ाने के लिए रचना की उन्होंने लोक रागों का प्रयोग किया है। लोक रागों के प्रयोग से क्या होता है, एक तो लोक रागों की नाद सौंदर्य संगीतात्मकता,
बड़ी अच्छी होती है। आप बिना वाद्य यंत्रों के भी लोक राग को गुनगुना सकते हैं। नाद सौंदर्य लोक राग का बड़ा अच्छा रहता है। तो इसलिए आप भारत दुर्दशा में भी देखेंगे तो बार बार राग चैती, राग काफी इसका जिक्र आया है। तो इसका उन्होंने जगह बड़ा अच्छा प्रयोग किया। लोक राग जैसे ठुमरी, दादरा, ये अवध क्षेत्र में खूब प्रचलित रहे हैं। लखनऊ के नवाब थे वाजिद अली शाह, उन्होंने ईजाद की थी ठुमरी और बहुत प्रचलित रही है। ठुमरी, दादरा, मल्हार, ईमन, ये सब लोक राग हैं, सबका खूब प्रयोग किया है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अच्छा, अब अंत में ये देख लेते हैं हम लोग कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का विशिष्ट योगदान क्या है। शिल्प पक्ष हमारा पूरा हो गया है। अब हम क्या क्या उनका स्पेशल योगदान है जिसकी वजह से एक युग का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र रखा गया। कुछ तो उनके व्यक्तित्व में ऐसी बात होगी, तो एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं ये चीजें। हम देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र का विशेष योगदान। सबसे पहला योगदान क्या है उनका? आधुनिक खड़ी बोली की स्थापना। कहाँ कहाँ ये देखना जरूरी है। एक तो गद्य में, पद्य में भी उन्होंने कोशिश की, गद्य में तो वो खड़ी बोली की स्थापना भारतेंदु करके ही गए। गद्य में खड़ी बोली की स्थापना। दूसरा, जो सरकारी कामकाज में हिंदी की स्थापना, खड़ी बोली की स्थापना के लिए आंदोलन चला था, उसमें भारतेंदु के अलावा भी बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है, लेकिन भारतेंदु का भी अकथनीय योगदान उस सब में रहा है। तो आप ये देखें। तीसरा, जो उसके चाहे आप व्याकरण देख लीजिए, तो व्याकरण में के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे थे उसके लिए भी भारतेंदु ने उनकी बड़ी सराहना की, हर तरह से उनकी सहायता की। तो उस क्षेत्र में भी आप देख लीजिए। बहुत सारी पत्रकारिता जो थी हिंदी की, उसमें भी भारतेंदु का बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने पत्रकारिता में अद्भुत अपना योगदान दिया। कई बार उनको यहाँ तक कि अपनी पत्रकारिता बंद होने का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी वो पीछे नहीं हटे हैं। इस तरह से देखेंगे आपकी हिंदी के स्थापना में, हिंदी के विकास में उनका योगदान रहा है। एक और योगदान ये देखिए, संस्कृत और फारसी निष्ठ। उस समय समस्या ये थी कि भाषा के देखेंगे दो स्कूल से प्रचलित हो गए थे। एक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, सितारे हिंद की उपाधि दी गई थी इनके हिंदी के योगदान के चलते सरकार द्वारा। सितारे हिंद। और दूसरा थे राजा लक्ष्मण सिंह। दरभंगा नरेश थे, ये बनारस नरेश थे और ये दरभंगा नरेश थे, राजा लक्ष्मण सिंह। अब इनकी भाषा थी, वो थी फारसी निष्ठ। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की जो भाषा थी वो थी फारसी निष्ठ और इनकी भाषा थी संस्कृत निष्ठ। अब लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये थी कि आम जनता को ना तो फारसी आती थी और ना ही संस्कृत आती थी। संस्कृत हिंदी के कुछ जो पढ़े लिखे पुरोहित या कुछ वर्ग था वही जानता था, जो संपन्न वर्ग था, और फारसी जो पढ़ा लिखा मुस्लिम वर्ग था वो जानता था। आम जनता इन दोनों ही भाषाओं से दूर थी। तब वैसी परिस्थिति में क्या किया जाए? वैसी परिस्थिति में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपना योगदान दिया और उन्होंने संस्कृत और फारसी के बीच का मार्ग अपनाया। उन्होंने ऐसी भाषा चुनी जो संस्कृत और फारसी दोनों के बीच की थी, जो आम जनता की भाषा थी, आम जनता के बोलचाल की भाषा थी। एक यही वजह है कि आम जनता की भाषा चुनने के कारण उनकी भाषा में देशज शब्द ज़्यादा मिलेंगे, कहीं कहीं पर हल्का ग्रामीण तो दोष भी मिल जाएगा, उसकी वजह यही है। लेकिन इससे उन्होंने हिंदी को आम जनता की भाषा बनाने में मदद की। आम जन के इसी रास्ते पर, इसी मार्ग पर बाद में प्रेमचंद चले और उनके उपन्यास देखेंगे आम हिंदुस्तानी भाषा में ही है। तो ये चीज हम देखते हैं। उनका और क्या योगदान है? उनका जो दूसरा योगदान है राष्ट्रवादी साहित्य को लेकर है। भारतेंदु का साहित्य राष्ट्रवादी साहित्य है।
उनके साथ में स्पष्ट रूप से आप देखेंगे कि राष्ट्रवाद के जो मैंने 3 बिंदु बताए थे, तीनों बिंदु दिखेंगे। इसी राष्ट्रवाद के साहित्य में आगे फिर आपको जयशंकर प्रसाद दिखेंगे। नाटक के क्षेत्र में आप अगर उसमें देखिए, उपन्यास क्षेत्र में वृंदावन लाल वर्मा देखेंगे। ऐसी एक लंबी श्रृंखला है जो आगे बढ़ती है, चलती है राष्ट्रवाद के लिए। बाद में कविता के क्षेत्र में देखेंगे तो छायावाद में आपको बहुत से कवि मिलेंगे, माखनलाल चतुर्वेदी से लेकर आप सुभद्रा कुमारी चौहान। द्विवेदी युग में आपको मिल जाएंगे मैथिली शरण गुप्त। आधुनिक युग में दिनकर मिलेंगे। तो ये वही धारा है जो आगे फली फूली। तो राष्ट्रवादी साहित्य की धारा आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया जो आधुनिक युग में। उसके बाद आप देखेंगे समाज सुधार वाला साहित्य। साहित्यकार का दायित्व माना जाता है, साहित्यकार का ये दायित्व माना जाता है कि वो समाज में जो भी समस्याएं हैं, समाज की जो भी समस्याएं हैं वो उसको उठाए और उसका विश्लेषण करे तथा उसका समाधान बताए। आप देखेंगे कि जैसे अज्ञे ने रचनात्मकता के जरिए वो इच्छा क्रिया ज्ञान के बीच में जो समन्वय का भाव है उसका उन्होंने उपाय क्या निकला, सृजनात्मकता या रचनाशीलता के जरिए उसका समाधान निकाला। प्रसाद ने इसका आध्यात्मिक समाधान निकाला। तो इस तरह आप देखेंगे कि ये रचनाकार का दायित्व है कि वो अपने युग की समस्याओं की पहचान करे और उसके समाधान का उपाय भी दे। और ये परंपरा देखेंगे आप भारतेंदु के यहाँ से आपको दिखेगी। उन्होंने उस समय की जो समस्याएं थी, उस समय का समाज क्या था, नवजागरण था। उस समय नवजागरण का युग था वो। इसमें पुरानी समस्याओं, पुरानी कुरीतियों, पुरानी परंपराओं से मुक्ति की बात चल रही थी। तो ये भारतेंदु के साहित्य में स्पष्ट रूप से आपको दिखेगा। नाटकों के माध्यम से आप देखेंगे उन्होंने जागृति फैलाई और इन सब समस्याओं का विरोध किया। चौथा पॉइंट देखते हैं, भारतेंदु की देन क्या है। उन्होंने लोक भाषा, लोक छंद, लोक रागों का पुरजोर समर्थन किया है। भारतेंदु ने लोक भाषा, लोक छंद, लोक रागों का जबरदस्त समर्थन किया है। वो किस लिए, क्योंकि इससे जो भाषा है या जो साहित्य है वो क्या होता है, साहित्य जनता के समीप आता है। वो साहित्य या भाषा जनता के समीप आ जाती है, वो जनता की भाषा और जनता का साहित्य बन जाता है। तो आप उनके साहित्य में देखेंगे इस चीज आपको स्पष्ट रूप से दिखेगी। बाद में यही रास्ता आगे के साहित्यकारों ने भी अपनाया। लोक भाषा आपको प्रेमचंद के यहाँ भी दिखेगी, जो उसके बाद यशपाल देख लीजिए या अमरकांत देख लीजिए, सबकी भाषा बिल्कुल जनभाषा ही है। इस तरह लोक छंदों का भी बाद में खूब इस्तेमाल हुआ। आप हरिवंश राय बच्चन का साहित्य पढ़िए, उसमें लोक छंदों का खूब प्रयोग मिलेगा आपको। लोक रागों का भी खूब प्रयोग किया गया है। तो ये इसकी शुरुआत आप हमको वहीं से दिखती है आधुनिक युग में। अब हम आगे देखते हैं पांचवा बिंदु, लोकोक्तियों, मुहावरों, देशज शब्दों का प्रयोग। ये भी आपको भारतेंदु के साहित्य में खूब देखेगा। इसके प्रयोग से भाषा जनभाषा बन जाती है, जनता के करीब आ जाती है, जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो ये सब देखते हैं हम, ये सब चीजें भारतेंदु की देन है। संवेदना पक्ष की तरफ से भी, शिल्प पक्ष की तरफ से भी ये सब चीजें आपने देखा कि भारतेंदु ने दिया। इन सब चीजों की वजह से ही आप देखेंगे कि भारतेंदु को साहित्य में ये महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है कि उनके नाम पर एक युग का नाम रखा गया। आज हम अपना टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं, अपनी चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं। हमने भारतेंदु का संवेदना पक्ष, शिल्प पक्ष और क्यों इतने महत्वपूर्ण है भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य में, ये देखा। अब कल के दिन हम नए वीडियो में नए टॉपिक की चर्चा करेंगे। नमस्कार।